दोस्तों, मैं सुशील कुमार मोहता आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आज का विषय है राष्ट्रवाद या राष्ट्रघात। दोस्तों, पिछले वर्ष अर्थात 2016 के फरवरी महीने में जेएनयू दिल्ली में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाने की खातिर विवाद शुरू हुआ था। उसमें मुख्य किरदार कन्हैया कुमार और उमर खालिद का नाम था। तत्पश्चात कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम हुआ। अभी ये आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस वर्ष फिर फरवरी में दिल्ली के रामजस कॉलेज में आइसा, जो कि वाम फ्रंट की ही एक इकाई है, वालों ने उमर खालिद को एक सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया, जिसका विरोध एबीवीपी वालों ने किया। यहाँ पर गुरमेहर कौर का ट्वीट आग में घी का काम किया। दोस्तों, उसके पिता करीब 17 वर्ष पहले कारगिल युद्ध के समय शहीद हुए थे। तब शायद गुरमेहर की उम्र मात्र 3 वर्ष की रही हो। दिल्ली की फिजा को बदरंग करके गुरमेहर पंजाब चली गई। बाद में पता चला कि गुरमेहर आप पार्टी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब पिछले वर्ष जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए छात्र एकत्र हुए, तब गर्व के साथ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे, बहुत ही निर्लजता के साथ। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हमें चाहिए आज़ादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ऐसे देशद्रोही नारे लगाने से एबीवीपी वालों ने रोका और पुलिस वालों ने रोका, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, उन्हें अपनी बात कहने से रोका गया। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका पूरा का पूरा खर्चा, करीब 80 से 90% खर्चा सरकार वहन करती है। लगभग एक बच्चे के ऊपर में 5 लाख रुपए खर्च आता है। तो इनके सरकारी अनुदान पर पलने वाले बच्चे ही सरकार के विरुद्ध में नारे लगाते हैं, भारत के विरुद्ध में नारे लगाते हैं। ये एक ऐसी ही बात है जैसे जिस थाली में हम खाते हैं उसी में हम छेद करते हैं। और उनके समर्थन में राहुल गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, सीताराम येचुरी और लगभग सभी वाम फ्रंट वाले आकर के खड़े हो गए। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहस की। अभिव्यक्ति के नाम पर बहुत ही भद्दे तर्क निर्लज्जता के साथ दिए गए। और जब बातें देशभक्ति की जाती है, तब इनका एक ही कहना होता है कि हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लेना। दोस्तों, अब इन घटनाओं पर आए थोड़ा सा मंथन करें, हमें समझ में आएगा कि ये घटनाएं अभी ही क्यों हो रही है। भारत की आज़ादी होने के बाद भारत में करीब पिछले 60-65 वर्षों से, इसमें वाजपेयी के कार्यकाल को अगर आप छोड़ दें तो कांग्रेस का ही शासन रहा, और सारी यूनिवर्सिटीज़ और शिक्षण संस्थानों में कम्युनिस्टों का वर्चस्व रहा। हर टेक्स्ट बुक में इन्हीं के चयनित लेख पढ़ाए जा रहे थे। इतिहास को यथारूप न लिखकर अपने हिसाब से ये लिखकर लोगों को परोस रहे थे। ये एक तरह से कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था। इन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी घोषित किया, ऐसा इतिहास इन्होंने लिखा। कांग्रेस के साथ में कम्युनिस्टों का ये गठबंधन एक प्रकार से ऐसा था कि आप का हम पोषण करेंगे और आप हमारी हमेशा तारीफ किया करो, और जिस क्रम को लगातार ये क्रम हमेशा चलता रहा। देश के प्रति इनका निष्ठा का भाव इसी से चलता है कि भारत के विभाजन को इन्होंने सही ठहराया। कांग्रेसियों ने आज तक भारत विभाजन के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। भारत पर चीन के आक्रमण को इन्होंने सही ठहराया। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो इन्होंने इसे सही ठहराया। अर्थात हर वो काम जिससे देश कमजोर होता है, इन वामपंथियों को सही लगता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब विश्व में 40 से 45 देशों में कम्युनिस्टों का राज हुआ करता था, जो अब सिमटकर सिर्फ 5 देशों में रह गया है। और वो देश हैं चीन, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस और क्यूबा। इसमें नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसका संबंध पूरे विश्व से लगभग टूटा हुआ है। दोस्तों, चीन के जैसे हालात हैं वो दिन दूर नहीं जब वहाँ भी कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। भारत के कम्युनिस्ट यह समझकर राजी नहीं है कि एक एक कर पूरे विश्व से कम्युनिज्म क्यों खत्म हो रहा है, क्यों रसिया के 17 टुकड़े हो गए, 35 वर्षों तक भारत के बंगाल में शासन करने वाली पार्टी सिर्फ केरल तक क्यों सिमट करके रह गई। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि चेकोस्लोवाकिया को अगर आप कम्युनिस्ट कह दें तो उन्हें यह गाली लगती है। दोस्तों, मोदी जी के आने के बाद, एनडीए का शासन आने के बाद इनका वर्चस्व हर जगह से खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस इतिहास में समाहित होती जा रही है। अभी भी कांग्रेसियों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वे सत्ता में नहीं है। अब कम्युनिस्टों को सहारा दे तो कौन, इसलिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में अशांति बनी रहे। और इस काम में इनकी मदद कर रहा है मीडिया, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो।
हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद को ये लोग गाली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से भारत ऐसा पहला राष्ट्र होगा जहां राष्ट्रभक्ति पर बात करना गुनाह होता जा रहा है। एक बात और, आज सोशल मीडिया का जमाना है। 1 सेकंड में खबर आग की तरह फैलती है। 1 सेकंड में खबर पूरे विश्व को लपेट लेती है। ऐसी सूरत में प्रसिद्धि पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, और वो भी जल्दी से जल्दी, सोशल मीडिया एक सर्वोत्तम माध्यम है। दोस्तों, आजकल एक और फैशन चल पड़ा है, देशद्रोह की बातें करो। भारत को गाली दो, पाकिस्तान के नारे लगाओ, जोर जोर से आज़ादी आज़ादी चिल्लाओ। सोशल मीडिया तो आप छाओगे ही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी आपको हाथों हाथ लपकेंगे। टीवी में बहस शुरू हो जाएगी, मामला पार्लियामेंट तक भी जा सकता है। फिर आपको कोई राजनीतिक पार्टी का ऑफर आ जाएगा, आप आराम से जो सीट बोलोगे वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। कॉलेज वाले आपको लेक्चर देने के लिए बुलाएंगे, किसी कॉन्क्लेव सेमिनार में आपको मुख्य वक्ता के तौर पर बुला लिया जाएगा। आप ध्यान दें, ऐसी खबरें अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपती है। भले ही वैज्ञानिकों के अनुसंधान की खबर छपे ना छपे, या अंदर के पृष्ठ में एक छोटी सी खबर बनकर रह जाए। टीवी वालों को अपनी टीआरपी की चिंता है, देश जाए भाड़ में। याद करिए, असहिष्णुता के नाम पर कितने ही महानुभावों ने अपने पदक लौटाए थे। याद करिए, आपातकाल के वक्त भी असहिष्णुता मुद्दा नहीं बन पाया था, तब किसी ने भी अपने पदक नहीं लौटाए थे। दोस्तों, ये एक जमात है, एक वर्ग है जो देश को फिर से तोड़ना चाहती है। इसमें इनका क्या स्वार्थ है, ये समझ से बाहर है, पर इतना तय है कि इन्हें विदेशों से फंडिंग आती है। इस कुचक्र को तोड़ना होगा, इन्हें बेनकाब करना होगा, साथ ही इन्हें देश की मुख्य धारा में लाना होगा। इनके साथ एनजीओ भी मिले हुए हैं। कितनी अजीब बात है कि 2014 से पहले ना तो असहिष्णुता थी, ना किसी की अभिव्यक्ति पर रोक थी। कोई भी बुद्धिजीवी अपने पदक भी वापस नहीं कर रहे थे, और ना ही भारत के टुकड़े करने की बातें हो रही थी। अचानक मोदी जी आए और ये घटनाएं होने लग गई। दोस्तों, जाहिर है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। जिनकी मलाई खाने की आदत थी, उनकी मलाई पर ग्रहण लग गया। हिसाब मांगे जा रहे हैं। अजगर की तरह सत्ता की कुर्सी पर जो कुंडली मार के बैठ गए थे, उनके दिन लद गए। जाहिर है खुंदक तो आएगी ही। लाख चाहने के बावजूद मोदी जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग पा रहा है। तो अब ये जमात क्या करे? ये परेशान है, हैरान है, हताश है और निराश है। बहुत ढूंढने पर यह एक सूत्र हाथ आया है, तो चलो इसी को आग बनाओ और उसमें घी डालो, कुछ तो प्राप्ति होगी। शायद इसी बहाने राजनीति चमक जाए। मीडिया तो साथ में है ही, लेकिन वो यह भी भूल रहे हैं कि देश का जनमानस अब जागरूक हो चुका है। ड्रामा करके, प्रोपेगेंडा करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के परिणाम इसी का आईना है। अंत में राष्ट्रघात करने वालों को मैं ये चेताना चाहूँगा कि राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति वे अपनाएं, अन्यथा आग से खेलने वाले कब आग में झुलस जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।